हेलो क्लास 10। तो अब हम लोग नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, यानी जो पारंपरिक स्रोत नहीं है ऊर्जा के, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, उसमें कई चीज़ें हैं जिसको एक एक करके हम जानेंगे। The growing consumption of energy has resulted in the country becoming increasingly dependent on fossil fuels such as coal, oil and gas. अब चूँकि अब एनर्जी की ज़रूरत जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो स्वाभाविक है कि हम बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल के ऊपर, जैसे कोल, ऑयल और गैस के ऊपर निर्भर रहने लगे हैं। राइजिंग प्राइसेस of oil and gas and their potential shortage has raised uncertainty about the security of energy supply in future, which in turn has a serious repercussion on the growth of national economy. अब चूँकि ऑयल की कीमतें, अब जो चीज़ कम होती है स्वाभाविक है उसकी कीमत ज़्यादा हो जाती है, तो ऑयल की कीमतें बढ़ रही हैं, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं और उनकी जो शॉर्टेज है वो अब होने लगी है। तो अब भविष्य में अनसर्टेन हो गया है कि कितने दिन तक हमें ऑयल और गैस मिलता रहेगा। तो सिक्योरिटी ऑफ एनर्जी सप्लाई जो है फ्यूचर के लिए वो बहुत ही डाउटफुल हो गया है। और इसका नतीजा क्या होगा, इसका हो सकता है हमारी पूरी इकोनॉमी की ग्रोथ पर भी असर अच्छा न पड़े। और moreover, increasing use of fossil fuel also causes serious environmental problem. फिर क्या है, आप ज़्यादा फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल करोगे तो उसे जो कार्बन निकलता है वो क्या करता है, हमारे इन्वायरमेंट पर बहुत बुरा असर डालता है। Hence, there is a pressing need to use renewable energy resources like solar energy, wind, tide, बायोमास एंड एनर्जी फ्रॉम वेस्ट मटेरियल। इसलिए अब बहुत ज़रूरत हो गई है कि हम रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें, जैसे सोलर एनर्जी यानी सन से जो मिलता है एनर्जी वो, विंड एनर्जी, टाइड जो समुद्र में टाइड्स आती हैं, हाई टाइड, लो टाइड, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बायोमास का इस्तेमाल कर सकते हैं, और वेस्ट मटेरियल से जो एनर्जी बनाया जा सकता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दीज आर कॉल्ड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इन सभी को सोलर, विंड, टाइड, बायोमास और एनर्जी फ्रॉम वेस्ट मटेरियल, इनको नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहा जाता है। इंडिया इज़ ब्लेस्ड विथ अबंडेंस ऑफ सनलाइट एंड वाटर, विंड एंड बायोमास। भारत में इनमें से किसी चीज़ की कमी नहीं है, न ही सन की कमी है, न वाटर की, न विंड की, न बायोमास की। इट हैज़ लार्जेस्ट प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दीज रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। और यहाँ हमारे देश में बहुत बड़ा प्रोग्राम भी बनाया गया है इन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए और उसको इस्तेमाल करने के लिए। न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी, इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय ऑल्टरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इस एनर्जी को इस्तेमाल करने हम तब कर पाते हैं जब हम एटम के स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं। व्हेन सच अल्टरेशन इज़ मेड, जब इस तरह की जो स्ट्रक्चर में, एटम के स्ट्रक्चर में जो चेंजेस लाया जाता है, मच एनर्जी इज़ रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट। और तब क्या होता है, बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ होती है गर्मी के रूप में, एंड दिस इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिक पावर। इस हीट को, इस गर्मी को इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने में इस्तेमाल किया जाता है। Uranium and thorium, which are available in Jharkhand and Aravalli ranges of Rajasthan, are used for generating atomic और nuclear power। और यूरेनियम और थोरियम का इस्तेमाल किया जाता है जो कि झारखंड में और अरावली रेंजेस जो राजस्थान में हैं वहाँ पर पाया जाता है, और इससे हम एटॉमिक या न्यूक्लियर पावर जनरेट कर सकते हैं। द मोनाजाइट सैंड ऑफ केरला इज़ ऑल्सो रिच इन थोरियम। और मोनाजाइट सैंड जो कि केरला में पाया जाता है उसमें थोरियम बहुत ज़्यादा होता है। ये भी एनर्जी जनरेट करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। सोलर एनर्जी, अब हम एक एक करके देखेंगे सोलर एनर्जी का क्या है। इंडिया इज़ अ ट्रॉपिकल कंट्री। भारत एक ट्रॉपिकल कंट्री है, ट्रॉपिक्स में पड़ता है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के बीच का पूरा इलाका जो है वो ट्रॉपिकल कहलाता है। तो
यहाँ पर भारत एक ट्रॉपिकल कंट्री है। इट हैज़ ए इनॉर्मस पॉसिबिलिटी ऑफ टैपिंग सोलर एनर्जी, इसलिए धूप की यहाँ कोई कमी नहीं है, तो हम सोलर एनर्जी का इस्तेमाल बहुत अच्छा कर सकते हैं। फोटोवोल्टेइक टेक्नोलॉजी कन्वर्ट सनलाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें क्या होता है, फोटोवोल्टेइक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है जो कि सनलाइट को सीधे सीधे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। सोलर एनर्जी इज़ फास्ट बिकमिंग पॉपुलर इन रूरल एंड रिमोट एरिया। अब तो ऐसी जगह पर जहाँ पर तारों से बिजली नहीं पहुँचाया जा सकता, वहाँ पर तो सोलर एनर्जी खूब पॉपुलर हो रहा है, ख़ासतौर पे गाँवों में और रिमोट एरिया में जहाँ पर तार से इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। The largest solar plant of India is located in Medhapur near Bhuj, where solar energy is used to sterilize milk cans. और सबसे बड़ा सोलर प्लांट जो है भारत में वो मेधापुर में है, जो कि भुज में है। और यहाँ पर क्या होता है, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल मिल्क कैंस को स्टरलाइज करने के लिए किया जाता है। It is expected that the use of solar energy will be able to minimize the dependence of rural household on firewood and dung cake. और ये उम्मीद की जा रही है कि सोलर एनर्जी गाँव में जब ज़्यादा इस्तेमाल होगी तो क्या होगा, लोगों का जो इसके ऊपर फायरवुड के ऊपर और डंग केक यानी उपलों के ऊपर जो निर्भरता है वो कम हो जाएगी, which in turn will contribute to environmental conservation and adequate supply of manure in agriculture. इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि environment conservation में भी मदद मिलेगी और हमारे खेतों को जो है खाद वो आराम से मिलता रहेगा, काफ़ी हद तक उन्हें खाद जो है वो एग्रीकल्चर को मिलता रहेगा। क्योंकि अभी तो हम क्या कर रहे हैं, अभी हम ये कर रहे हैं कि जो उपले हैं उसको हम जब बनाते हैं उसके बाद उसको जला देते हैं, तो एक बहुत महत्वपूर्ण खाद जो है वो ख़त्म हो रही है। लेकिन जब हम सोलर एनर्जी इस्तेमाल करना शुरू करेंगे गांव में तो क्या होगा, खाद जो गोबर जो है वो बच जाएगा और फिर उसको हम खाद के रूप में खेतों में इस्तेमाल कर पाएंगे। उसके बाद देखिए विंड एनर्जी। इंडिया नाउ रैंक्ड एज विंड सुपर पावर इन द वर्ल्ड। भारत को विंड सुपर पावर कहा जाता है पूरी दुनिया में। द लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर इज़ लोकेटेड इन तमिलनाडु फ्रॉम नागरकोइल टू मदुरई। और सबसे बड़ा जो विंड फार्म बनाया गया है तमिलनाडु से लेकर नागरकोइल तक, जो कि मदुरई के पास है। Apart from this, Andhra Pradesh, Kolkata, Gujarat, Kerala, Maharashtra and Lakshadweep have important wind farm। और इसके अलावा कई और राज्यों में भी विंड फार्म हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र और लक्षद्वीप हैं। Nagarcoil and Jaisalmer are well known for effective use of wind energy in the country। और नागरकोइल से लेकर जैसलमेर तक, नागरकोइल और जैसलमेर में इन दोनों जगहों पर विंड एनर्जी का काफ़ी प्रभावशाली तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसलमेर तो राजस्थान में, नागरकोइल तमिलनाडु में, इन दोनों जगह पे इसका इस्तेमाल किया। ये देखिए, ये है विंड मिल्स जो कि नागरकोइल में है। ट्रेन से जाने पर ये पूरा यहाँ से वहाँ तक दिखाई देता। जब आप यहाँ से मद्रास जाओगे तो ये दिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए बायोगैस। श्रब्स, फार्म वेस्ट एंड animal and human waste are used to produce biogas for domestic consumption in rural area। पेड़ पौधे कटे हुए टूटे हुए पेड़ पौधे, फार्म वेस्ट जो खेतों में बेकार चीज़ें होती हैं वो, इसके अलावा जानवरों के और ह्यूमन वेस्ट को भी बायोगैस बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। और इसका इस्तेमाल जो है डोमेस्टिक कंजम्पशन में किया जाता है, यानी लोग घरों में गैस के रूप में और बिजली के रूप में इसको इस्तेमाल करते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर यील्ड गैस। जब ये सड़ते हैं तो क्या होता है कि इससे गैस निकलती है, विच हैज़ हायर थर्मल एफिशिएंसी इन कंपैरिजन टू केरोसिन, डंग केक एंड चारकोल। और इसमें ना हीट ज़्यादा होती है, थर्मल एफिशिएंसी इनकी बहुत ज़्यादा होती है। इतना आपको केरोसिन, डंग केक या चारकोल में भी नहीं मिलेगा। बायोगैस प्लांट आर सेट अप एट म्यूनिसिपल कोऑपरेटिव और इंडिविजुअल लेवल। आप चाहें तो बायोगैस प्लांट को म्यूनिसिपल या फिर कोऑपरेटिव या इंडिविजुअली भी लगा सकते हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी मदद करता है, कोऑपरेटिव भी मदद करते हैं इसको, और अगर इंडिविजुअली आप अकेले चाहे तो पैसा है आपके पास तो आप लगा लीजिए उसको।
The plant using cattle dung are known as गोबर गैस plant in rural India. गांव में जहाँ सिर्फ गाय की गोबर या जानवरों के गोबर को इस्तेमाल किया जाता है गैस प्रोड्यूस करने के लिए या गोबर गैस प्रोड्यूस करने के लिए, तो इसे गोबर गैस प्लांट कहा जाता है. These provide twin benefit to the farmer in the form of energy and improved quality of manure. इससे दो चीज़ें होती है, एक तो एनर्जी मिलती है गांव में घरों को, इसके साथ ही साथ क्या होता है जब ये सड़ जाता है खाद गोबर तो एक बहुत अच्छा खाद बन जाता है, तो किसानों को दोहरा फ़ायदा इससे होता है. उसके बाद है बायोगैस इज़ बाय फार मोस्ट एफिशिएंट यूज़ ऑफ कैटल डंग. बायोगैस में ज़्यादातर तो कैटल डंग ही इस्तेमाल किया जाता है. इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ मैन्योर. जब सड़ने के बाद जो खाद बनता है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का खाद होता है. एंड ऑल्सो प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ ट्रीज एंड मैन्योर ड्यू टू बर्निंग फ्यूल वुड एंड काउ डंग केक. इससे क्या होता है कि अब जो हम इसे जला देते थे उपले के रूप में इनको, वो लॉस, और पेड़ पौधे जो काटते थे जलावन की लकड़ी लाने के लिए वो लॉस, ये दोनों लॉस को ये बचा रहा है. जो हम गोबर गैस प्लांट में इस्तेमाल करते हैं गोबर को, उसने है ना, उससे जो गैस प्रोड्यूस होता है उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं. इस तरह से क्या हुआ, ये दो चीज़ें बर्निंग ऑफ फ्यूल वुड एंड काउ डंग केक इन दोनों को बचाता है. उसके बाद है टाइडल एनर्जी. तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइडल एनर्जी पढ़ेंगे. और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सकें. थैंक यू वेरी मच.